हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने आपको अधिगम पढ़ा चुका है। तो अधिगम में एक आपका आता है ये थांडाई जी आते हैं। तो हम आज आपको थांडाई जी के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले हम थांडाई जी के बारे में देखेंगे। पहले वो कहाँ के हैं, उन्हें कैसा नियम दिया, क्या दिया, पहले इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनके कुछ नियम हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा कहानी ये सब हम तो आपको हर चैप्टर या हर सब्जेक्ट में हम आपको यही कहते हैं कि कहानी की कोई मतलब नहीं है। हमें जहाँ तक चीज़ें समझ में आए हम वहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं थांडाइक के बारे में देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, थांडाइक, ठीक है। टॉपिक क्या हमारा, थांडाइक। आई मीन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, थांडाइक। टॉपिक क्या हमारा, थांडाइक, ठीक है। हम थांडाइक के बारे में पढ़ते हैं। पहले देखेंगे कि ये है कहाँ के, इन्होंने कौन से नियम दिए, क्या किए। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं ये जो हमारे थांडाइक जी थे, इन्होंने क्या नियम दिए हैं, ये कहाँ के थे, इनकी बुक्स का क्या नाम है। तो ये चीज़ हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम इनके नियम को देखेंगे। फिर इनके नियम में जो इनके दो नियम हैं, जिसमें गौड़ नियम है और मुख्य नियम है, तो फिर हम उनको देखेंगे। फिर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं और इसके बाद इन्होंने किस पे अपना प्रयोग किया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम पहला पॉइंट देखते हैं कि जो हमारे थांडाइक जी है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो वो कहाँ के थे, अमेरिकी। ये क्या थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। एक क्या थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है। आज हमने आपका सेटअप किया है, शायद आपको वीडियो सही आए, क्योंकि इसलिए मैं वीडियो ला नहीं पाई। चलिए देखते हैं क्या थे, अमेरिकी वैज्ञानिक कहाँ के थे, यूएसए के थे, ठीक है। तो हम सेकेंड देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनकी जो बुक थी, इनकी बुक का क्या नाम था, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ पे बुक लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिखते जाइएगा। इनके बुक का क्या नाम था, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटेलिजेंस, ठीक। अब ये हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं कि ये हमारे क्या थे, पशु वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे ये, पशु वैज्ञानिक थे, ठीक। और फिर देखते हैं इसमें, देखिए ये हो गया, अमेरिकी वैज्ञानिक थे और पशु वैज्ञानिक थे। और क्या थे, इनकी बुक का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था। और इनका एक थियरी था, पहले लिख लेते हैं, SR थियरी। इनका थियरी क्या है, SR थियरी, ठीक है। और इन्होंने नियम दिया था, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने एक दिया था। पांचवा क्या है, इन्होंने क्या दिया था, प्रयास और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनका ये सिद्धांत है, एवं त्रुटि, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं और कोई पॉइंट बचा है, हमने 5 पॉइंट बता दिया आपको, तो 5 पॉइंट हो गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देखिएगा, अमेरिकी वैज्ञानिक, हाँ। और इनको हम अधिगम का जो प्रथम नियम है वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं 6 पॉइंट करके देख लेते हैं। अधिगम का प्रथम नियम कौन दिया था, हमारे थांडाइक जी ने दिया था, अधिगम का प्रथम नियम, ठीक है। इनके कुछ सिद्धांत हैं, 4-5 सिद्धांत हैं, मैं सबको लास्ट में लिखवा दूंगी, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर इसके बाद हम आते हैं, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। इन्होंने प्रयोग जो किया था लिख लीजिए, फिर प्रयोग का हम आपको बताते हैं। साथ लीजिए, प्रयोग इनका था बिल्ली पर, ठीक है। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। और ये जो बिल्ली थी, क्या थी ये, इसमें बिल्ली और एक मृत मछली, इन्हीं दो को लेके इन्होंने प्रयोग किया था। दूसरा पॉइंट क्या था, मृत मछली, ठीक है। तो आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर उसके बाद हम आपको इसके आगे का इनका जो प्रयोग उन्होंने कैसे किया, हम उस चीज को बताते हैं। ऐसे देख लीजिएगा, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, कहाँ के, यूएसए के थे। इनका बुक क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस।
और तीसरा क्या है, ये एक क्या थे, पशु वैज्ञानिक भी थे। और अधिगम का प्रथम नियम कौन दिया था, हमारे थॉर्नडाइक जी ने ही दिया था। और SR थ्योरी हमारे थॉर्नडाइक जी ने ही दिया था। और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक जी ने दिया था। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था। और बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद इसमें कौन कौन था, बिल्ली और एक मृत मछली थी, उसी के प्रयोग पे बताया इन्होंने। फिर आगे हम इसका प्रयोग आपको बताते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। दिख नहीं रहा सर, सेट करती हूँ, मैं देखती हूँ, नेक्स्ट बार से मैं इधर ही लिखूंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, आपको हम इनका ये बता देते हैं थियरी जो है, मतलब इन्होंने जिस पे प्रयोग किया था, इन्होंने किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। देखते हैं, इन्होंने बिल्ली पे किया था। तो इसमें देखिए एक अनुक्रियाकर्ता थी जो बिल्ली थी। अनुक्रियाकर्ता का मतलब क्या होता है, हम आपको बोल दें अनुक्रियाकर्ता क्या थी, बिल्ली थी। और आपको बोल दें कि उद्दीपक मृत मछली थी। ठीक है, तो अनुक्रियाकर्ता का मतलब क्या होता है, अनुक्रिया का मतलब जो क्रिया करने वाली थी, वहां पे जो कार्य करने वाली थी वो हमारी कौन थी, बिल्ली थी। ठीक है, इनका प्रयोग है, यहाँ पे मैं प्रयोग लिख देती हूँ। ठीक है, ये इन्होंने जो प्रयोग किया था मैं उसको बता रही हूँ, हमारे थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया था एक। ठीक, देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस इन लोगों ने मतलब वो करके रख दिया है, मतलब वो बस किताबी की भाषा में लिख दिया है। सारी चीजें हम आसानी से इसमें देखिए, सारी चीजें आप पढ़ लोगे, पॉइंट में बस एक दो चीजें आपको लास्ट में निकलेंगी जो आपको समझना है। ठीक है, मैंने आपको ये क्या है, अधिगम के प्रथम नियम इन्होंने दिया था। अधिगम मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि सीखना, तो सीखने का जो प्रथम नियम है पहले इन्होंने दिया था। और इसमें एक पॉइंट शायद आपका छूट रहा था थॉर्नडाइक जी का, ये जो हमारे प्रथम मनोवैज्ञानिक या कुछ करके, मैं बाद में पॉइंट लिखवा देती हूँ आपको। पहले हम इनका प्रयोग देख लेते थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था। और इन्होंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे प्रयोग में क्या था, प्रयोग में कुछ ज्यादा नहीं था। इनको बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बताना नहीं है कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आपको लेक्चर बहुत ज्यादा करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ही बॉक्स था। ठीक है, बॉक्स में यहाँ पे इन्होंने एक मछली, मतलब मरी हुई मछली को लटका दिया। अब ये मेरा जो भी है आर्ट कलो या कुछ भी, वो इतना बेस्ट है कि आप उसको पा नहीं पाओगे, तो इसलिए मेरे आर्ट पे जाइएगा मत, चित्रकला या चित्रकारी पे। और यहाँ पे ये बिल्ली है, समझ लीजिए, अच्छी वाली थोड़ी बनाऊंगी मुस्कुराती हुई, क्योंकि वैसे भी ये गुस्से में है, भूखी है, तो मुस्कुराए तो भी उस पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, एक लीवर। लीवर आपको पता होगा, मतलब ऐसे देखिए आपके बुक्स में क्या दिया है, लीवर दिया है, लेकिन लीवर जनरली हमको लीवर के बारे में पता नहीं है, लीवर क्या होता है। तो वो अपना आंतड़ी वाला वो सब वाला लीवर समझ लेंगे, तो वो लीवर नहीं है यहाँ पे। लीवर का मतलब जैसे आपने कभी देखा होगा ना, डस्टबिन है या कुछ ऐसा है, ऐसे टाइप का लगा रहता है। आप देखें डस्टबिन में, आप अगर उसे पुश करते हैं तो वो खुल जाता है, और छोड़ने पे क्या करता है, बंद हो जाता है। तो वो जो पुशअप वाला जो नीचे लगा रहता है पैर के पास, वो उसी तरीके का यहाँ पे लीवर होता है कि ये अगर यहाँ पे किसी चीज का दबाव पड़ेगा तो ये गेट क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या था कि उन्होंने क्या लिया, अब इनको मतलब कोई नहीं मिला भाई साहब, यहाँ इनको बिल्ली ही मिली बेचारी, मतलब नहीं बोल रही तो इसका मतलब क्या, कुछ भी करे, वही देख लीजिए। चलिए देखते हैं, तो इनको बिल्ली मिली। ठीक है, अब बिल्ली को क्या किए, बंद कर दिए। इनका दिमाग देखिए, मतलब बिल्ली को क्या किए, ले जाके बंद कर दिए। अब मतलब सोच रहे थे ना, जैसे हमने इसके पहले आपको एक वीडियो में हमने पढ़ाया था, जब हमने आपको विश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद ये सब पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक आपके मनोवैज्ञानिक क्या थे, आप बताइएगा कौन थे, पेस्टोलॉजी करके थे। तो उन्होंने क्या किया था, पेस्टोलॉजी ही शायद थे या कोई और था, देखिएगा आप उसमें। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे पे ही प्रयोग किया था। आप हमें कमेंट करके बताया था कि अपने बच्चे पे प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो वो इसी तरह, वो उनको कोई नहीं मिला तो उनको बच्चा मिला, और यहाँ इनको कोई नहीं मिला तो इनको बिल्ली मिल गई। ठीक है, अब मतलब मछली को लिए उसको मारे, बिल्ली को लिए बेचारी को। अब देखिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्ली को लिए, और उन्हें, ये भूखी थी बहुत तेज, और ये क्या कि भूख से तड़प रही थी, और इन्होंने यहाँ पे मछली लटका दिया। ठीक है, अगर आपको भूख लगा है और आपके सामने खाना रखा हुआ है तो आपको क्या लगेगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाए और बहुत तेज की भूख लगी है, तो आपको लगेगा ना कि हाँ मैं खाना को खा लूं,
ऐसा होगा ना। इसके लिए बिल्ली क्या थी, परेशान थी, यहाँ से चक्कर लगाती, यहाँ से चक्कर लगाती, यहाँ से घूमती हुई वहाँ जाती थी। अब इसको क्या था, गेट नहीं खुल रहा था। अब क्या कि ऐसे चक्कर लगाते लगाते अचानक से इस पे लीवर पे इसका पैर पड़ा, इसका पंजा पड़ा और धड़ाम से इसको खुल गया, इसका गेट खुल गया। अब गेट खुलने के बाद ये क्या कि तुरंत बाहर निकली और इसको खा ली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए इसने क्या किया, बार बार क्या किया, प्रयास किया, बार बार इसने गलती भी की, फिर अंत में इसने क्या किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बस पॉइंट यही पकड़ना है कि अगर हम प्रयास करेंगे और गलती करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बिना प्रयास के, मतलब होता है ना कुछ वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे त्रुटि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हमें लगता है ना नहीं बच्चे को त्रुटि नहीं करना चाहिए, त्रुटि क्यों करेंगे, लेकिन नहीं, बच्चा त्रुटि से ही सीखता है। अगर वो बिना त्रुटि के सीख ही नहीं सकता है। तो वहाँ पे आप देखिए बस ये पॉइंट रखिएगा कि बच्चा हमेशा प्रयास करेगा और प्रयास करते टाइम वो त्रुटि भी करेगा, तभी वो अपने लक्ष्य को क्या करेगा, प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसने बार बार प्रयास किया और इसने त्रुटि भी की। अंत में क्या हुआ, जब पंजा इस पे पड़ा तो इसको पता चल गया। अब इसने क्या किया, यहाँ पे सीख लिया है कि ये कैसे खुलेगा। ठीक है, क्योंकि इसने प्रयास किया, त्रुटि किया, तो अब इसने सीख लिया है कि ये कैसे यहाँ पे खुलेगा। अब ये क्या किया, खुल गया और इसने मृत मछली को प्राप्त कर लिया। तो अब इसका लक्ष्य क्या हुआ, जो इसका लक्ष्य है वो पूरा हो गया, लक्ष्य यहाँ पर पूरा हो गया। अब जैसे मान लीजिए अब देखिए इसमें क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था ना, कुछ था। अब इनको बिल्ली लाना, उसको पकड़ना, सब कुछ करना, ये सब चीज़ें क्या है, मतलब वो नहीं है बहुत ज़्यादा ये कि नहीं। ठीक है, इनको समझाने का तरीका यही था तो इन्होंने समझाया, मैं ऐसा नहीं मैं इनको कुछ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, अब यहाँ पे लक्ष्य पूरा हो गया। अब जैसे आप अपने ऊपर एग्जांपल ले लीजिए कि आप क्या कर रहे हो कि आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सीटेट का प्रिपरेशन है। मतलब यहाँ से देखिए पॉइंट क्या निकलता है कि अगर किसी के अंदर हम, पहले हम पॉइंट को देखते हैं फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर किसी के अंदर हम क्या करें, उत्तेजना को ला दें तो हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, बिना उत्तेजना के रिस्पॉन्स पॉसिबल नहीं है, रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर हम आपके अंदर उत्तेजना ला दें कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आप कैसे भी करके हमें 110 नंबर चाहिए, 120 नंबर चाहिए, 125 तक जाओ, ठीक है, कैसे भी करके वो लाओ। हमने आपके अंदर क्या किया, उत्तेजना किया। अगर आपको हम उत्तेजना नहीं करेंगे तो आप हमें रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना आप, क्योंकि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे तो रिस्पॉन्स का कोई मतलब नहीं है। तो सेम चीज़ें वहीं पे यहाँ पे होती है कि जब हम व्यक्ति के अंदर उत्तेजना भरते हैं तभी हमें रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे एक बहुत ऐसे वाला एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे कि होता है ना, कोई दोस्त है और वो लड़ाई कर रहा है और सामने से कोई, मतलब कि ऐसे अभी तो उन लोग का लड़ाई चल रहा है, ठीक है, तो वो भी नॉर्मली है, सामने वाला उसको मार रहा है तो वो क्या कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, मार खाया जा रहा है। जैसे ही आप पहुंचे, अब उसको क्या किया, अब उत्तेजना दिए, अरे यार तुम भी मार सकते, तुम कैसे नहीं मार सकते। तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर उत्तेजना होगी और वो उसे मार सकता है वहां पे, तो आपको वो रिस्पॉन्स देगा। उसे मारेगा तो आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा। तो वहां पे उसका लक्ष्य पूरा हो गया। ठीक है, उसे भी मारना था, लक्ष्य उसका उसे भी मारना था, लेकिन उसके अंदर उत्तेजना की क्या थी, कमी थी। अब उसके अंदर अगर उत्तेजना, अब यहाँ पे ये क्या किया, अब उसको भूख दे के उसको उत्तेजना प्राप्त कर दिए। मतलब अब किसी को भूखे तड़पाना, उसको मतलब कि ये है ना कि मतलब हम आपको भूखे तड़पाएंगे, नहीं तो आप ये भूखे तड़पा के आपको उत्तेजना प्राप्त कराएंगे, तब आप हमें लक्ष्य को लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भूखे मारे, उसको मतलब सीटेट का एग्जाम दिलवाना है, सीटेट क्लियर करवाना है, तो उससे आप एक कमरे में बंद कर दो भूखे मारे, आप तुमको भूख लगी है तो तुम क्या करोगे, सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसा मत करना कोई लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बस पॉइंट हमारा इस सारे से यही निकलता है कि हम व्यक्ति को क्या करेंगे, अगर उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना, अगर व्यक्ति में हम उत्तेजना भरेंगे तभी व्यक्ति क्या करेगा, हम लक्ष्य या हमें रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, हमें रिस्पॉन्स देगा तो व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है, लक्ष्य पे पहुँच सकता है। ठीक है, बस इनका पॉइंट यही था, यहाँ तक इनका प्रयोग बस यही था, उत्तेजना, रिस्पॉन्स देना, अपने लक्ष्य तक पहुँचना। ठीक है, अब हम वही, इसमें क्या होता है कि बस ये बताना चाहते हैं कि अगर बच्चे के अंदर हम उत्तेजना को भर दे तो बच्चा चीज़ों को क्या करेगा, सीख लेगा।
ठीक है, बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीख लेगा। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इनका नियम है, इन्होंने 2 नियम दिया है, इसको हटा देते। अच्छा सॉरी, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए 2 सेकंड के लिए, या तो फिर आप वीडियो नहीं ले लीजिए। चलिए देखते हैं फिर इनका नियम है, मतलब इन्होंने 2 नियम दिया है, जिसमें गौड़ नियम है पहला, और दूसरा आपका है मुख्य नियम। ठीक है, तो गौड़ नियम को हम प्राइमरी और मुख्य नियम को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया है, थॉर्नडाइक के नियम लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा थॉर्नडाइक के नियम। देखिए अब हम आपको ना ऐसे मनोवैज्ञानिक को ही पढ़ा देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमको पेडागोजी भी पढ़ा देंगे आपको। तो मनोवैज्ञानिक क्योंकि इसमें से पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप इनके नियम को और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, इनकी बुक का क्या नाम है, ये सब चीज़ें आप पहले पॉइंट पकड़ लो, उसके बाद हम आगे चीज़ों को पढ़ाते रहेंगे। तो कहाँ पर थे हम, हाँ थॉर्नडाइक के नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम, इन्होंने कितने नियम दिए, इन्होंने 2 नियम दिए। कितने दिए, 2 नियम। ठीक है, आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, इन्होंने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए। पहला आपका क्या था, यहाँ पर देखिएगा, पहला आपका हो जाएगा गौड़ नियम, दूसरा हो जाएगा आपका मुख्य नियम। ठीक है, मुख्य नियम। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा गौड़ नियम है, गौड़ नियम को इन्होंने 3 प्रकार से दिया है, गौड़ नियम को 3 प्रकार इसमें बताया है, और मुख्य नियम को इन्होंने 5 तरीके से बताया है। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, गौड़ नियम को पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, मुख्य नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, ये आप ऐसे लिख लीजिएगा, नहीं वीडियो को वो करके लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जो हमारा गौड़ नियम है, पहले हम उसको देख लेते हैं। आपको ये याद करना होगा, कभी कभी पूछता है थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे, तो कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। अगर ये पूछ दिया कि थॉर्नडाइक का गौड़ नियम कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, तो गौड़ नियम क्या है इनका, 3 है। और अगर पूछ दिया कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे पहले हम गौड़ नियम को देख लेते हैं। गौड़ नियम में क्या आता है, 3 नियम आता है इनका। इन्होंने गौड़ नियम कुछ है नहीं ज़्यादा, लेकिन इन लोग का मतलब वही ना, हम जाएंगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, वही हाल है, तुमको भी पढ़ाएंगे। चलिए, तो पहला क्या है हमारा, अभ्यास का नियम है। पहला क्या है, अभ्यास का नियम। ठीक है, आप लिखते जाइएगा, पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव या आपको इफेक्ट बोल सकते हैं, प्रभाव का नियम, या इसको परिणाम का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे और करके परिणाम का नियम लिख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये परिणाम का नियम पूछ देता है तो फिर हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, पहला आपका अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता, तीसरा आपका प्रभाव का नियम हो गया। अब इसमें देखिएगा कि अभ्यास का नियम होता क्या है, तत्परता क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, वो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आपको तीनों में समझाती हूँ कि क्या है, फटाफट से लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हो गया स्क्रीनशॉट। तो इसमें आपके 3 नियम आ गए। ठीक है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अब यहाँ पे ना ये, हाँ ये गौड़ नियम नहीं होगा, यहाँ पे पहला इन्होंने जो पहला नियम दिया था वो मुख्य नियम था। उसके पहले भी आप बना लीजिएगा, ये पहला इनका क्या था, मुख्य नियम था। मुख्य नियम है प्राइमरी लॉ। ठीक है, मुख्य नियम था इनका, पहला जो था वो प्राइमरी लॉ था, दूसरा जो था वो गौड़ नियम था। सॉरी गलती से ये हो गया, चलिए बना लीजिएगा आप सभी, यहाँ पे मुख्य नियम था। अब अभ्यास का नियम क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तभी उन चीजों को हम क्या करेंगे, सीख पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है अभ्यास के नियम में। अभ्यास का मतलब आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करिए, तब आप क्या करेंगे, चीजों को सीख जाएंगे। अब जैसे आप कॉपी पढ़ने का किताब पढ़ने का बार बार अभ्यास करते हो तो आप किताब पढ़ना सीख जाते हैं, साइकिल चलाने का अभ्यास करते हो तो साइकिल चलाना सीख जाते हैं।
और अगर आप मतलब कि रोने की एक्टिंग का अभ्यास करते हैं तो आप रोने की एक्टिंग वाला अभ्यास सीख जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि अभ्यास के नियम में बहुत नॉर्मली है कि जिस चीज़ों का हम अभ्यास करेंगे, बस वो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अगर बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो चीज़ों को क्या करता है, जल्दी जल्दी सीख जाता है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में आएगा तो कभी पूछता है कि बच्चा सीख सकता है, अभ्यास के द्वारा सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है, तो अभ्यास के द्वारा बच्चा आसानी से अच्छी तरीके से सीख सकता है, ठीक है। अब तत्परता का नियम क्या हो गया? तत्परता मतलब आपका हो गया रूटीन। आपका जैसे डेली रूटीन है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपका बीच बीच में से रूटीन गैप हो गया तो वो चीज़ें कम हो जाएगी सीखना वहाँ पे। तो यहाँ पे ये तत्परता के नियम में क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रूटीन से काम करता है तो वो क्या करेगा कि आगे बढ़ेगा और चीज़ों को आसानी से और जल्दी सीख जाएगा। अगर बीच में उसने अपना रूटीन चेंज कर दिया तो वो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। बस इतना ये है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए, देखिए हमने आपको अधिगम ही बताया था, अधिगम का मतलब सीखना होता है, तो हम सीखने के बारे में ही बताएंगे आपको, मतलब ये सीखने के बारे में ही टॉपिक चल रहा है। जो हमारे थांडाइक जी हैं वो सीखने के नियम को उन्होंने ही दिया, सबसे पहले उन्होंने ही सीखने मतलब अधिगम का मतलब अधिगम का सबसे पहला नियम थांडाइक ने दिया, तो मतलब अधिगम मतलब सीखना हुआ, तो सीखना का पहला नियम क्या कि थांडाइक ने दिए। तो अब यहाँ पे सीखने के बारे में बस बात होगी और कोई बात नहीं हो रही है, बस बच्चा कैसे सीखता है, बस वही चीज़ें वही हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बच्चा अभ्यास का नियम इन्होंने दिया कि बच्चा अभ्यास के द्वारा सीखता है, अगर कोई चीज़ बार बार अभ्यास कराए तो उसके द्वारा सीखेगा। फिर सेकंड देते उन्होंने तत्परता दिया कि अगर बच्चे की रूटीन बनी रहती है, अगर बच्चा डेली स्कूल जाता है और डेली होमवर्क करता है, सब कुछ करता है, तो उसकी रूटीन बनी रहती है। अगर समझ लीजिए बच्चा वही 1 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए चल गया तो उसका क्या होता है, रूटीन चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे बच्चे का सीखना क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसीलिए सीखने के लिए हमें कंटिन्यूटी जरूरी है, ठीक है। मतलब कंटिन्यूटी मतलब तत्परता हमें क्या है, जरूरी है। तो यहाँ पे एक हमको बहुत वाहियात से एग्जाम्पल याद आ रहा है, जैसे वहाँ पे एक सॉन्ग है नेहा कक्कर का, कोई पंजाबी सॉन्ग है, तो वहाँ पे शायद ये है, वहाँ पे वो बोलती है कि तुझसे रामदेव है, तू रूटीन नहीं छोड़दा, ऐसे कुछ करके गाना है कि तुझसे रामदेव, तू तो रामदेव है तेनू रूटीन नहीं छोड़दा। पंजाबी मुझे नहीं आती, आप सुनिएगा तो आप उससे दिमाग लगा सकते हैं कि रामदेव जी क्या करते हैं, हम उनके बारे में बता देते हैं कि क्या करते हैं, वो रूटीन नहीं छोड़ते हैं, अपने रूटीन के हिसाब से कामों को क्या करते हैं, करते रहते हैं। तभी वो क्या करते हैं कि हर काम को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, अगर आप भी किसी चीज़ का रूटीन बनाइए तो वहाँ पे हर काम को कंप्लीट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, बस वही है कि अभ्यास क्या है, तत्परता क्या है, बस बच्चा कैसे सीखेगा, उसके अंदर अभ्यास बना रहेगा तो सीखेगा, तत्परता बनी रहेगी। तो अब इफेक्ट देख लेते हैं, प्रभाव का नियम। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि बच्चे के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कार्य हमारा संतोषजनक है, कोई चीज़ें संतोषजनक है तो हम उसे अच्छी तरीके से सीखेंगे, अगर कोई असंतोषजनक है तो हम उसे अच्छी तरीके से नहीं सीखेंगे। यहाँ चीज़ें ये हैं कि कोई अगर संतोषजनक, कोई कार्य संतोषजनक है तभी बच्चा सीख सकता है, अगर वो संतोषजनक नहीं है तो वो नहीं सीख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर जैसे टीचर हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें मतलब समझा रहे हैं, प्यार से बता रहे हैं, तो वो क्या है, बच्चे के लिए संतोषजनक है तो बच्चा उसमें जल्दी सीखता है। अगर कोई चीज़ संतोषजनक है तो बच्चा जल्दी सीखता है, अगर वो उन्हें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो वो क्या बच्चे के लिए असंतोषजनक है, क्योंकि उसे पसंद नहीं है ना, तो वो असंतोषजनक है। तो वहाँ पे बच्चा क्या करेगा कि वो लेट सीखेगा, बच्चा क्या करेगा, लेट सीखेगा। तो यहाँ पे यही हमारा प्रभाव का इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज़ें संतोषजनक है तो वो चीज़ें हम जल्दी सीख जाते हैं, अगर कोई चीज़ें असंतोषजनक है तो उस चीज़ों को सीखने में हमें टाइम लगता है या हम ना ही सीखते हैं, ये तो कह ले तो मतलब ना ही सीख के, ना के ही बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक तो शायद समझ में आ गया होगा क्योंकि बच्चा अगर अभ्यास करेगा तो अच्छी तरीके से सीख जाएगा और उसकी रूटीन बनी रहेगी बाबा रामदेव की तरह, तो वो शायद अच्छा कर जाएगा। और वहाँ पे प्रभाव का नियम, इफेक्ट मतलब बच्चे पे अगर अब कोई मतलब संतोषजनक कार्य है तो वो जल्दी सीखेगा, अगर असंतोषजनक है तो वो जल्दी नहीं सीखेगा। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आपको ये मुख्य नियम हमने बता दिए, मतलब प्राइमरी लॉ लिख लीजिएगा यहाँ पे, प्राइमरी लॉ।
फिर वो वहाँ इसके पहले जो हमने लिखाया था उसमें भी आप चेंज कर लीजिएगा कि 2 नियम है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। तो मैंने उसका उल्टा कर दिया था, जो मुख्य नियम है आपका 3 है और जो गौड़ नियम आपका है वो कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये हो गया। हम इसके बाद गौड़ नियम बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ थॉर्नडाइक का। सीखने का दूसरा नियम क्या है, हमारा गौड़ नियम है। ठीक है, गौड़ नियम जो हमारा है इसको हम सेकेंडरी लॉ भी कहते हैं। तो इसमें 5 नियम है, हम आपको बता देते हैं। तो पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम, पांचवा है सहचर्य क्रिया का नियम। तो इसमें क्या है कि आपको ये 5 नियम आपको याद करने हैं। अब इस नियम में आपको जैसे समझ में नहीं आया कि ये होता क्या, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा लिखना नहीं, बस ये 5 नियम आप लिख लो और इसको आप क्या करो, याद कर लो। ठीक है, तो और हाँ, ये कहना था कि मैंने आपको प्लेलिस्ट मैं बना रही हूँ, तो उसमें आपको सीडीपी के प्लेलिस्ट अलग, ईवीएस के अलग, और कुछ दिन शायद मैं बाद हिंदी का भी ले लूँ, तो उसकी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना दे रही हूँ। तो आप वहाँ से जाके वीडियो देख लिया करो। तो चलिए देखते हैं कि बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है? बहुप्रतिक्रिया मतलब बहुत बार प्रतिक्रिया करना, मतलब बहुत बार कार्य को करना, उसके बाद उन चीज़ों को सही तरीके से सीख जाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाने में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करेंगे आप, मतलब कि आपको ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, कितनी बार आपको बताना पड़ेगा। आप बार बार उसका क्या करें, अब प्रैक्टिस करेंगे, तब हम उन चीज़ों को क्या करेंगे कि सीख जाएंगे। तो वही चीज़ है कि बहुप्रतिक्रिया के नियम में क्या है कि जब हम बार बार चीज़ों को करेंगे, एक एक क्रिया को बार बार करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट आपने लिया, अच्छा ले लीजिए, फिर हम उसके बाद बताते हैं। चलिए देखते हैं। वह प्रतिक्रिया मतलब हम चीज़ों को क्या करेंगे, बार बार करेंगे, तो हमें उस चीज़ के बारे में क्या होगा, उसकी विधि का हमें क्या होगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये इस विधि से मतलब मान लीजिए आप गाड़ी सीख रहे हैं, तो उसको बार बार आप सीखेंगे, करेंगे, तो आपको उस विधि का पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से किक मारना है, यहाँ से ब्रेक लगाने हैं, यहाँ से एक्सीलेटर लेना है, जो भी कुछ है, तो आपको एक विधि का पता चल जाएगा अगर बार बार उस चीज़ों को आप सीखेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, इसमें एक और है मनोवृत्ति आंशिक आत्मीकरण। ठीक है, तो मनोवृत्ति में आपका आएगा, मनोवृत्ति का मतलब जैसे समझ लीजिए, देखते हैं पहले हम किस नियम से बताएं आपको, कोई उदाहरण सोचते हैं, बताते हैं। मनोवृत्ति का एक नाम और है, तो उसमें देखिएगा मनोवृत्ति मतलब, देखिएगा मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि पॉजिटिविटी। ठीक है, मनोवृत्ति या यहाँ पे आप एक इसका और नाम है अभिवृत्ति। हाँ, अभिवृत्ति एक नाम है इसका। यहाँ पे कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ अभिवृत्ति, आप लिख लीजिएगा अभिवृत्ति। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभिवृत्ति का मतलब क्या है, पॉजिटिविटी। ठीक है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तभी हम चीज़ों को क्या करेंगे, सीख पाएंगे, नहीं तो हम चीज़ों को सीख नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं सीख सकते। बस वही है कि मतलब जैसे अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है कि हाँ मैं एग्ज़ाम को क्लियर कर जाऊंगा, तो आप कर सकते हो। अगर पॉजिटिविटी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो इस नियम में यही चीज़ बताया गया है। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का मतलब किसी चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके सीखना। मतलब अगर किसी चीज़ को आप थोड़ा थोड़ा बांट के सीखोगे तो क्या होगा वहाँ पे कि आप चीज़ों को सीखने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, आंशिक क्रिया का नियम में क्या है, जैसे बच्चे को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हम क्या करते हैं अगर सिखाते हैं तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो वो इस नियम में यही बताया गया कि आंशिक क्रिया का मतलब कि चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बांट बांट के सीखें। जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम्पल बता दें, जैसे आपका ये एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, तो आपका क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बांट के होता है, 6-6 महीने पे होता है, तो आपका 4 बार में एग्ज़ाम होता है। अगर वही आपको एक बार में एग्ज़ाम को देना पड़े तो आप नहीं दे पाओगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को करके करें तो वो हम क्या है, जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, आत्मीकरण का मतलब जैसे पुराना कोई ज्ञान है तो उसको नए ज्ञान के साथ जोड़ के हम क्या करें, उसको अस्थायी बना लें।
अब जैसे कि हमें कोई पुराना ज्ञान आ रहा है, हमको पुराने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको इंग्लिश पढ़ने आ रहा है, ठीक है, तो आप नए क्लास में गए तो वहाँ भी क्या हुआ कि आप इंग्लिश का कुछ और, जैसे आपको अपने टेंस पढ़ा है तो टेंस में आपको कुछ आगे क्लास में गए तो टेंस के आगे कुछ और पढ़ना है, तो क्या किए नए ज्ञान में क्या किए फिर हम टेंस को उस ज्ञान में जोड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर हमें नया कुछ पढ़ना है, टेंस से रिलेटेड ही कुछ नया पढ़ना है, तो हम जो पहले पिछले कक्षा में पढ़े हैं उसको क्या करेंगे, अगली कक्षा में भी उसको रिलेट करके पढ़ेंगे और उसको हम क्या करते अस्थाई बना लेते हैं और उसको भूलते नहीं हैं। तो वही हमारा क्या हो जाएगा कि वही हमारा आत्मीकरण का नियम हो जाएगा। जैसे चीज़ों को हमने, अब जैसे हमने क ख ग घ ये याद कर लिया है, तो फिर हमने बाद में इमला को लिखना स्टार्ट किया, तो वहाँ पे क्या होगा कि क ख ग घ अंग अगर आपको याद है पहले, तो आपने इमला में उसका यूज किया, उसका यूज करने के बाद फिर आपको क्या हुआ कि वो चीज़ें आपकी अस्थाई हो गई हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे कि आत्मीकरण का नियम कहेंगे। अब सहचर क्रिया का नियम आता है 5वां, तो इसमें क्या होता है, जो पहले की गई प्रतिक्रिया होती है, जैसे जो पहले आप प्रतिक्रिया किए रहते हैं वही क्या होता है कि अन्य स्थिति में उसी प्रकार यूज करना। तो यहाँ पे बता दें, जैसे हमने कहीं किसी एक वस्तु के लिए हमने परसेंटेज निकाला है, तो वहीं पे हमें अगर दूसरी वस्तु का भी परसेंटेज निकालना है, तो हम अगर यहाँ परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं, तो अगर हम पहले जगह किए हैं फार्मूला वो, तो वो दूसरी वस्तु के लिए भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे, ना कि हम दूसरा करेंगे। तो इसीलिए क्या कहा है यहाँ पे कि जो पहले की गई प्रतिक्रिया है, मतलब हमने यहाँ पे प्रतिक्रिया की परसेंटेज निकालने का, तो वही अन्य स्थिति में भी उसी प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ भी उसी चीज का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए जैसे हमने टेंस ही बताया, तो आपने नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ के वो चीजें बता दी। अगर हम आपको आगे जाके टेंस ही पढ़ना है, ठीक है, हमने पिछली कक्षा में टेंस पढ़ा है, आगे जाके टेंस पढ़ना है, तो वहाँ पे हम वही टेंस पढ़ेंगे ना कि वहाँ पे वो टेंस के प्रकार अलग हो जाएंगे या टेंस की चीजें अलग हो जाएंगी, तो वो अलग नहीं होंगी। तो इसमें क्या कहा है कि अगर हम फार्मूला अगर मान लीजिए हम चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा रहे हैं एक जगह, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला दूसरी जगह लगाना है तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो वही क्या हमारा सहचर्य क्रिया का नियम है। तो ये आपके 5 नियम है, तो इसमें से आपको इसमें कुछ पेडागोजी के जैसा भी आता है, तो हम उसको भी आपको बता दे रहे हैं। तो उसमें 3-4 पॉइंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो वो पेडागोजी के थ्रू जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं हम उसको आपको बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका इस नियम का हमारे क्लास में प्रयोग क्या होता है। तो ये पेडागोजी में आपको आता है। तो जैसे कि अब ये नियम तो हम पढ़ लिए, अब ये नियम पढ़ लिए, तो हमको ये रहेगा ना कि हाँ इसका हम मतलब इसका प्रयोग क्या है, इस नियम का प्रयोग क्या है, थॉर्नडाइक ने हमको क्यों बताया, किस लिए बताया। तो ये इन्होंने हमें क्लास में प्रयोग के लिए बताया कि अगर अगर हम एक टीचर हैं तो इस नियम का प्रयोग हम क्या कर देंगे, अपने क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पहला इसमें क्या करेंगे, बच्चे को बार बार अभ्यास कराना, बच्चे को बार बार अभ्यास कराना, लिखते जाइएगा, अभ्यास कराना, ठीक है। जब बच्चे को बार बार अभ्यास कराना, जब बच्चे को बार बार अभ्यास कराएंगे तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। क्लास में हम क्या करेंगे, अगर हम एक टीचर है तो बच्चे को बार बार क्या कराएंगे, अभ्यास कराएंगे। बच्चे में दूसरा पॉइंट क्या है कि बच्चे में त्रुटि संभव है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि त्रुटि संभव नहीं है, त्रुटि क्या है, संभव रहेगी, ठीक है। जब हम एक टीचर हैं और इस नियम का पालन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, बच्चे में त्रुटि क्या होगी, आपका संभव होगा। तीसरा देखते हैं क्या होगा, तीसरा आपका होगा कि इसमें बच्चा इसी नियम से क्या करता है, शुद्ध उच्चारण को सीखता है, शुद्ध उच्चारण सीखना, ठीक है। बच्चा इसी नियम के द्वारा क्या करता है, शुद्ध उच्चारण को सीखता है, जो हमारा थॉर्नडाइक का ये नियम था, ठीक है। अब लास्ट हम देखते हैं क्या है, चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें ये नियम जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, मंद बुद्धि के बच्चे, ठीक है, मंद बुद्धि के बच्चे, तो वो क्या करते हैं कि वो ये नियम उनके लिए क्या है, बहुत ही फायदा है, मतलब फायदेमंद है मंद बुद्धि के बच्चों के लिए, मंद बुद्धि के बच्चों के लिए क्या है, लाभकारी है, ठीक है, के लिए क्या है,
लाभकारी या उपयोगी है, उपयोगी है। ठीक है, अब ये क्या है, एक टीचर के लिए है। अगर थॉर्नडाइक के नियम का आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें बच्चे को आप क्या कराएंगे, बार बार अभ्यास कराएंगे। अगर आप क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बार बार अभ्यास कराएंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा प्रयास से ही सीखता है और बच्चे में त्रुटि होना क्या है, संभव है। ठीक है, और तीसरा क्या है कि बच्चा शुद्ध उच्चारण क्या करता है, इसी नियम के द्वारा सीखता है। क्योंकि अगर उसको नहीं आ रहा है, अगर उसे शुद्ध उच्चारण, कभी देखिए हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, होता है ना कि बच्चा अगर बार बार पढ़ रहा है या कर रहा है तो वो शुद्ध उच्चारण को कैसे, मतलब सॉरी ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। शुद्ध उच्चारण बच्चा यहीं से सीखता है। तो चलिए ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा अभी प्रीवियस ईयर में देखिएगा, याद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। तो इसमें क्या होता है, बच्चा शुद्ध उच्चारण को सीखता है। और क्या होता है इसमें, जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं तो आप देखेंगे कि इस नियम का, अगर इस नियम के प्रयोग से आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके लिए बहुत उपयोगी है। अगर मंद बुद्धि का है तो वो बार बार अभ्यास कर रहा है तो उसको चीज़ें क्या होंगी, याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, बस यही था, इसमें और कुछ नहीं था। बस ले दे के पूरा क्या था आपका, मैं बता दूं कि बस यही था कि जो हमारा सीखना है, अगर हम अभ्यास करेंगे तो अच्छी तरीके से सीखेंगे और हमारे अंदर क्या रहेगी, रेगुलेटरी रहेगी। मतलब जो आपका तत्परता है, तो वो अगर हम तत्पर रहेंगे हमेशा तो सीख सकते हैं। अगर हमारे ऊपर इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, अगर अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है तो हम अच्छे से सीखेंगे, बुरा इफेक्ट पड़ रहा है तो हम ना के बराबर भी सीख सकते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो चलिए ये आज कंप्लीट हो गया चैप्टर। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं कौन से मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होगा, मतलब वीडियो चैनल जो भी आप कर लीजिएगा। तो चलिए और क्या बोलना था, हाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया तो आप प्लेलिस्ट पे अब वीडियो देखिएगा। तो चलिए थैंक यू, देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते क्या पढ़ाना है। चलिए थैंक यू।